हेलो फ्रेंड्स, एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी एक खास मुलाकात कराएंगे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में एक नई पहचान दिलाई। इनकी एक और खासियत ये है कि इनका पूरा परिवार कुचिपुड़ी नृत्य के लिए समर्पित है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर राजा राधा रेड्डी की। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हम हैं राधा राजा रेड्डी जी के घर के बाहर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर, कैसे दिन की शुरुआत करते हैं आप? बिल्कुल रेडी हैं, हम देख रहे हैं। कैसे शुरुआत करते हैं बताएं। सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद पूजा कर लेते हैं जी। और हम भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं जी। पूजा करने के बाद देन हम अपने जो है क्लासरूम में जाते हैं जी। प्रैक्टिस करते हैं। सर, अब और क्या प्लान है? आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं नृत्य अभ्यास करने के अलावा? कभी पढ़ता हूँ, अगर कुछ ज्ञान देता है न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ, लेकिन ये पेज 3 के वो मैं कभी नहीं पढ़ता जी। अब नहीं पढ़ता ना, बच्चों को भी बोलता देखने के लिए, दिमाग खराब हो जाता है जी। और काफ़ी आर्टिस्टिक लग रहा है आपका ड्राइंग रूम, हम ये भी देख रहे हैं। ये सब राधा और कौशल्या को जाता है क्रेडिट। उनको ज़्यादा शौक है। दोनों बहुत शौक है जी। और शौक मतलब ये सब मॉडर्न कुछ ऐसा लाने के लिए अपने पारंपरिक भारतीय संप्रदाय को किस तरह हम जो अपने जो है कोई आते हैं तो किस तरह हम प्रस्तुत करें, इसलिए आपकी फैमिली से हम मिलना चाहेंगे। ज़रूर, मैं अभी बुलाऊंगा। मेरी छोटी बेटी तो अभी ट्यूशन गई है जी, भावना। वो भावना जो आएगी तो वो ज्वाइन करेगी, बट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरी धर्म पत्नी है राधा और धर्म पत्नी है कौशल्या जी। और मेरी पुत्री है यामिनी जी। उनको मैं बुलाऊंगा। जरूर सर। राधा राधा कौशल्या और शिवा को भी लेके आओ साथ में। शिवा को भी लेके आओ। शिवा कौन है? शिवा हमारा जो है बहुत ही प्यारा लड़का है जी। हम देखते हैं, मिलना चाहेंगे शिवा से भी। ये हम मिलाएंगे। नमस्कार मैम। हमारे शिवा से भी मिलिएगा। ये है हमारी शिवा जी। अपना लड़का बुलाते हैं शिवा को आप। यस। हाय यामिनी। शिवम, शिव मतलब शुभ जी। और वो आने के बाद शुभ शुभ हमने रखा है, रियली शुभ है वो। शुभ है आपके लिए शिवा। यस। सो मॉर्निंग में आप अभ्यास करने के बाद रेगुलरली आप रूटीन वाइज आप रोज कलेक्ट होते हैं एक साथ? हाँ, अभ्यास वहाँ पर क्लास में होते हैं। पूजा के बाद सब लोग जो है आरती देते हैं, लेकिन अब क्लास में होते हैं। अब बच्चे कॉलेज जाने वाले जो है कॉलेज जाते थे और स्कूल जाने वाले स्कूल जाते थे। उसके बाद में जो है दोपहर में आने के बाद सब लोग मिलके खाना खाते हैं। कभी संडे से मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं जिस दिन अभ्यास नहीं करता, वरना हमारा जो ब्रेकफास्ट तो कभी वेरी इरेगुलर। सुबह में जो है चाय पी के जो हम क्लासरूम में जाते हैं तो 1 बजे तक अभ्यास ही होता है। बट जिस दिन हम जो थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो वी मेक इट अ पॉइंट दैट हम लोग सब मिलके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे और ब्रेकफास्ट करें। मैं चाहूँगी मैम से आप फॉर्मली मुझे मिलाएं। ज़रूर। तो आप ब्रेकफास्ट पे टेबल पे ले जाओ आप में। चलिए सर, ज़रूर। चलिए, हम क्या ब्रेकफास्ट वो भी आपको दिखा देंगे। चलो शिवा, ब्रेकफास्ट करो। शिवा। तो दोस्तों, हम हैं राजा रेड्डी जी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर, उनकी फैमिली के साथ। राजा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी पूरी फैमिली से हमें इंट्रोड्यूस कराएं।
आपने सही कहा कि राधा रेड्डी के यहाँ तो जहाँ पर खाने का और किचन का सवाल आता है तो राधा रेड्डी मालकिन बन जाती है। So, यहाँ पर जो है जिस दिन हम वीकडेज में पर्टिकुलर संडेज सारे इकट्ठा हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट मेक इट ए पॉइंट तो मिल के जो है टेबल पे हम ब्रेकफास्ट एक साथ करें बच्चों के साथ में संडे। वरना वर्किंग डेज में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और हम अपने क्लास में जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। जिस दिन हम प्रैक्टिस नहीं करते उस दिन यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट जरूर। तो आज आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, आज हम ब्रेकफास्ट टेबल पर हम एक साथ सबको देख रहे हैं। यस यस बात कर रहे हैं ना जी। यह है राधा रेड्डी, आपने देखा, नमस्कार मैम। जो घर की मालकिन है जी। और उनकी बहन कौशल्या है जी। तो ये भी दूसरी मालकिन है जी। छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन है। यस, अब ये वसुधा है, हैदराबाद से आई है। हेलो वसुधा। ये एंड यामिनी को होने वाले पति की जो है बहन है जी। एंड ये यामिनी मेरी बड़ी बेटी है। जी सर, तो ब्रेकफास्ट किस तरह का करना पसंद करते हैं जब करते हैं एक साथ बैठकर, या यूजुअली आप बताते हैं कि स्किप करते हैं आप ब्रेकफास्ट? जिस दिन सब मिलकर करते हैं उस दिन अपने साउथ इंडिया की जो है, वैसे तो दिल्ली में रह के पूरे नॉर्थ इंडिया के खाना हम खाते हैं। राधा जी आपको कभी बना के खिलाया है? राजा जी ने बनाते भी नहीं, कभी कुछ नहीं, पानी देने भी नहीं आते, क्या करूं। नॉनवेज भी पसंद करते हैं आप लोग खाना? बहुत डेली खाते हैं। चिकन 65 फ्राइड और हमारे हैदराबाद की जो खास है राधा बहुत अच्छा बनाती है। चलो रिचा, ब्रेकफास्ट हो गया, आई होप पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया था, उपमा मैंने खाया, बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा रेड्डी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा एक खास मुलाकात में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेहत ऑनलाइन सह प्रायोजक कैंट मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर और हेनरिक्स वाटर जेन मेक्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एयर। हेलो एंड वेलकम टू सेहत ऑनलाइन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रिचा खंडूजा। दोस्तों, हर महिला के लिए माँ बनना बहुत गर्व की बात होती है। जब महिला को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तभी से उसके दिलो दिमाग में आने वाले बच्चे की तस्वीर खिंच जाती है। बच्चे के इंतजार में वो महीनों पहले बहुत सी तैयारियां करने लगती है। इन सब से उसे जिस आनंद और संतुष्टि की अनुभूति होती है, वो शायद खुद उसके लिए बयां करना मुश्किल हो। लेकिन इनमें से कुछ की उम्मीदों और खुशियों को ग्रहण तब लगता है जब उसे ये मालूम चलता है कि जिस नए मेहमान का उसे बेसब्री से इंतजार था, वो उसकी कोख में दम तोड़ चुका है। दोस्तों, मिसकैरेज यानी गर्भ गिर जाना किसी भी महिला के जीवन का सबसे दर्दनाक पल होता है। क्यों हो जाता है अपने आप गर्भपात? क्या गलत खान पान या किसी तरह की लापरवाही जिम्मेदार है मिसकैरेज के लिए? कैसे बचा जा सकता है इससे और क्या है इसका इलाज? ये सब जानने के लिए बात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला अग्रवाल से। डॉक्टर निर्मला अग्रवाल संत परमानंद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अगर आप मिसकैरेज यानी गर्भ गिर जाने से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर निर्मला अग्रवाल से, तो आप हमें दिल्ली के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 42155666। आई रिपीट 42155666। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइनें आधे घंटे के लिए खुली हैं। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मिसकैरेज क्या होता है और किन कारणों से गर्भ गिर जाता है, किन कारणों से मिसकैरेज होता है? मिसकैरेज होती है, वैसे प्रेगनेंसी जो है 9 महीना होना चाहिए, उसके पहले 7 महीने के पहले अगर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए वो मिसकैरेज होती है। उसमें तुम्हारे हाथ में बेबी नहीं मिलेगा, बेबी ख़त्म होगा। और ये मिसकैरेज शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने में है तो कारण अलग होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरा कारण होता है। जी मैम, कारणों के बारे में आपसे जानूंगी, लेकिन कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं तो हम बात करना शुरू करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम शालिनी है, मैं नई दिल्ली से बोल रही हूँ। जी शालिनी जी, क्या जानना चाहेंगे आप? एक्चुअली इस वक्त आई एम कैरिंग ट्विंस जी। अब ट्विंस में मेरे 8 वीक्स 3 डेज हो गए हैं, पर इसमें एक ट्विन 6th वीक तक ही रहा था जी। और जो दूसरा ट्विन है वो अभी चल रहा है। अब इसमें ना तो मुझे कोई ब्लीडिंग हुई है, पर जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग है। तो मैं इससे जानना चाहती हूँ कि वो जो फर्स्ट फीटस था उसका मिसकैरेज होने का क्या रीज़न हो सकता है,
Number two, whether it is going to affect my other child. जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप शालिनी जी को? ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि एक बेबी ख़त्म है, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है, और अभी भी प्रेगनेंसी 8 वीक्स ही है, जबकि आपको 40 हफ्ते तक चलना है इसमें, और उसके ऊपर आप ब्लीडिंग भी हो रहा है। आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग दिखाई देता है? शालिनी जी से संपर्क टूट चुका है। अच्छा, ये ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन में दूसरे बेबी का भी मिसकैरेज होने का बहुत चांस होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, हार्मोन सपोर्ट देते हैं और कंप्लीट रेस्ट देते हैं और ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम थोड़ा सा इसको रोकने के लिए कुछ इम्यून टेस्टिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये जो शुरू में प्रेगनेंसी लॉस होती है, ये इम्यून मैकेनिज्म डिफेक्टिव होगा। तो वी गिव LIT करके एक ट्रीटमेंट है, वो देते हैं हम, वैक्सीनेशन विद हस्बैंड्स वाइट सेल्स। इससे बड़ा इफ़ेक्टिव है, इससे प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ देना होता है, आई मीन द अदर ट्रीटमेंट वी गिव इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, लेकिन थोड़ा महंगी ट्रीटमेंट है। एक दिन के ट्रीटमेंट में समथिंग लाइक 30,000 लगता है एक शॉट में। वो भी ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए फ़ायदा करता है। तो शालिनी जी को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा सेकंड बेबी के लिए। सेकंड बेबी के लिए हार्मोन सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट लेना है, और ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई देना चाहिए। जी, और खान पान में भी कुछ परहेज या कुछ स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है? नहीं है, लेकिन एक तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, जी, कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और यूरिन में इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। जी मैम, अब नेक्स्ट कॉलर से भी हम बात करते हैं। हेलो। हेलो जी सर, नाम बताएं सर। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, नाम बताएं आप। जी मैं चमन लाल बोल रहा हूँ, रोहतक भिवानी से। जी चमनलाल जी, क्या सवाल पूछेंगे आप? जी, मेरा सवाल ये है कि मैम कि जैसे मेरी वाइफ का पिछले साल जी क्या कहते हैं डिलीवरी होनी थी रोहतक के अंदर, तो वहाँ मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर उनको भर्ती कराया, लेकिन अकस्मात दुर्घटना हुई या क्या हुआ कि उनकी क्या कहते हैं गर्भ के अंदर ही बच्चा दम तोड़ चुका था। जी तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि ये ऐसी स्थिति दोबारा तो नहीं आ सकती, ये क्या कमी हुई कि ऐसी स्थिति दोबारा आई और आगे कहीं ये दोबारा स्थिति ना पड़ के, इसके लिए डॉक्टर साहब को सुझाव दें तो बड़ी मेहरबानी। इनका क्या कौन से महीने में बेबी ख़त्म हुआ था आपका? चमनलाल जी, हम जानना चाहेंगे कि बेबी मिसकैरेज कब हुआ था आपको, कौन से मंथ में प्रेगनेंसी के? मैम लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है लाइन, ये भी आप बताएं कि क्या सलाह देंगी आप इन्हें? एक तो इनकी जो फर्स्ट टाइम शायद हुआ है ये मिसकैरेज, मैं तो कहूँगी कि 2-3 महीने का रेस्ट लेके और विटामिन्स खा के दोबारा कोशिश कर सकते हैं। चांस तो उतना ही है, जैसे अबाउट 15% चांस होती है मिसकैरेज की हर प्रेगनेंसी में, तो सेकेंड टाइम उतना ही चांस होगा। तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करके चेकअप करके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2-3 महीने में दोबारा कोशिश कर सकते तो हैं। किसी भी केस में अगर मिसकैरेज हो तो उसके 2-3 महीने बाद पूरी तरह से विटामिन्स और सपोर्ट लेकर रेगुलर, एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, जी डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, यूरिन इन्फेक्शन है, ओवरवेट है, ये सब तो थोड़ा कंट्रोल करके ही दोबारा प्रेगनेंसी ट्राई करना और वो भी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले ली जाए अपनी स्त्री रोग Yes. विशेषज्ञ की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम नेक्स्ट कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मैं सोनिया बोल रही हूँ। जी सोनिया, आप क्या सवाल पूछेंगी? एक्चुअली मेरा 3rd मंथ है प्रेगनेंसी का, जी एंड बट आई डोंट नो व्हाट आई शुड टेक, और थोड़ा टेंशन में भी रहती हूँ मैं, जी और मुझे क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये मुझे जानना चाहिए था। और कुछ टेस्ट भी लिखे हैं, वो कब कौन से महीने के बाद करवाने? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि फर्स्ट जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, जो पहले खा रहे थे वही खाना चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में औरत को ऐसे लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, उनको ना एक अंदर से डिज़ायर होती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ खाना है, तो वो ज़रूर खाना चाहिए। जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि इमली खाने को, खट्टे चीज़ खाने को, अगर मन कर रहे है तो खाओ,
जिस चीज की भी क्रेविंग जिसकी हो क्रेविंग तो है, खा लेकिन सकते हैं। मैं कहूँगी कि जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जी। हाँ, लेकिन खाना तो ज़रूर खाइए जो मन करे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी खाना खाए ना आपको उल्टी हो जाएगी। जी तो इसीलिए खाना जरूर अपनी मर्जी से खा लें, लेकिन पानी खूब पीना चाहिए और जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जी। फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैम कॉजेज के बारे में, कारणों के बारे में अभी तक मैं बात नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कॉलर से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं ज़रूर जानूंगी कि मिस कैरेजेस के पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं। हेलो हेलो जी मैम नमस्कार, मैम, आपका नाम नमस्कार। बताएं। मैं शिखा द्वारका से बोल रही हूँ। जी जी सवाल। मैम एक चीज़ है, मेरा मिस कैरेज पे नहीं है, बट मेरा डिलीवरी के बाद मेरा जो एक स्टिच था जी वो कई बार ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि जैसे वो फूल गया और पेन होता है, और मुझे कई बार ऐसे लगता है कि पेंटी मेरी इतना है कि मेरे को उतारनी है, और जैसे इन्फेक्शन है तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो एक स्टिच है पर्टिकुलर जो मुझे बहुत तंग करता है, लगता है जैसे कभी फूल गया, पेन भी होता है उसमें। आई थिंक ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आई मीन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। एक गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करके वहाँ देखना तो पड़ेगा कि आपके अंदर वो स्टिच जो है अगर उधर ही रह गया है तो वो निकालना चाहिए। वहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। ये जो हीलिंग होती है उसमें फाइब्रोसिस हो गया, और वो फाइब्रोसिस के उधर पेन, कई बार नर्व ट्रैप होके पेन होती है, तो वो देख के ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि मान लो डिलीवरी होके 2-3 महीने ही हुआ है, हस्बैंड के साथ प्रॉपर रिलेशन शुरू नहीं किया है, तब थोड़ा दर्द होती है, बट उसके बाद दर्द ठीक रहता है। यू यूज़ नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट्स लाइक KY जेली रिलेशन रखते हुए, उससे पेन ठीक हो जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करके ये बता देंगे कि कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। सिंपल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन, वेजाइनल इंसर्शन ऑफ पेसरी या क्रीम दे देते हैं, उससे इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो डिस्चार्ज भी क्लियर हो जाता है। तो ये सब देख के ही पता चलेगा। जी मैम, अब आज की सेहत मिथ मैं दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को, जो आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान माँओं में, सासों में और दादी माँओं में बहुत रहती है ये मिथ। मैं ये मिथ आज ब्रेक करना चाहती हूँ सेहत ऑनलाइन के ज़रिए। आज की सेहत मिथ है कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में पपीता खाने से गर्भ गिर जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी के पपीता खाया जाए तो इससे मिस कैरेज हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊंगी कि सेहत फैक्ट क्या है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं 42155666 पर, और डॉक्टर निर्मला अग्रवाल से, जो सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं संत परमानंद हॉस्पिटल में, आप उनसे मिस कैरेज से संबंधित जो भी आपके पास सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धनबाद की कोयला खदान में फंसे सभी लोगों की मौत, शवों को निकालने का काम जारी, हजारों की संख्या में जुटी परिजनों की भीड़। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक फर्जी डॉक्टर ने छीनी कई लोगों की आंखों की रोशनी, सालों से बेधड़क कर रहा था प्रैक्टिस। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जारी, सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच वोट डाल रहे हैं छात्र। और नक्शे के रहस्य से अब उठेगा पर्दा, रोमांच और एक्शन से भरपूर फिल्म नक्शा आज हुई रिलीज। नमस्कार, S1 के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा, और आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 3 विधायकों को दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने 3 विधायकों को कल नोटिस थमाया था। एनडीए सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले इनोस एक्का को दल बदलने के आरोप में नोटिस दिया गया था। एक्का हेरो पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर एनडीए सरकार में मंत्री बन गए। स्टीफन मरांडी को भी दल बदल के आरोप में नोटिस दिया गया था। कमलेश सिंह ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीता था, बाद में वो भी एनडीए सरकार के साथ हो गए और मंत्री बन गए। उन पर भी दल बदल और व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है। झारखंड के झरिया इलाके में कोयले की खदान में फंसे सभी मजदूरों की मौत हो गई है। खदान में बुधवार रात को विस्फोट के बाद जहरीली गैस रिसने से यह हादसा हुआ था। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। खबर मिली है कि अब तक 30 से ज्यादा शवों को बाहर निकाल लिया गया है।
बीसीसीएल ने हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 3 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने भी 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बुधवार की रात झरिया की कोयला खदान में 50 से ज्यादा मजदूर फंस गए। जमीन के भीतर करीब 18 माले नीचे जहरीली गैस का रिसाव हुआ। आशंका जताई गई कि ये सभी मजदूर आखिरी लेवल पर काम कर रहे थे। हालांकि देर रात शुरू किए गए बचाव कार्य में 3 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पूरी घटना पर अफसोस जताया। साथ ही बीसीसीएल के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। राज्य सरकार ने खान में फंसे मजदूरों के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि केंद्र की तरफ से पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घटना की शुरुआती जांच रिपोर्ट बताती है कि कोयले की खदान में मजदूरों के जाने के बाद एक विस्फोट किया गया, जिसके बाद मीथेन गैस का खान के भीतर रिसाव होना शुरू हो गया। खदान में भरता धुआं बचाव काम में सबसे बड़ा रोड़ा बना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानकों के सही तरीके से पालन नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे कोयले खदानों में बार-बार होते रहे हैं। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी खदान में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को देखने के बाद गहरी चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट S1। और उत्तर गुजरात के पंचमहल जिले में बाढ़ ने हजारों किसानों को बेघर कर दिया है। यहाँ बाढ़ बारिश की वजह से नहीं बल्कि कदना डैम से अनियंत्रित पानी छोड़े जाने की वजह से आई है। इसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही इस फिल्म का। सनी देओल, विवेक ओबरॉय, समीरा रेड्डी और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म नक्शा आज रिलीज हो रही है। रहस्य, रोमांच और एक्शन से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन किया है सचिन बजाज ने। फिल्म में समीरा रेड्डी ने पहली बार एक्शन सीन दिए हैं। एक नक्शा जिसमें कई राज छिपे हैं और उस नक्शे की हिफाजत करते करते एक शख्स की जान चली जाती है। किसी तरह उस नक्शे की कॉपी उसके बेटे के हाथ लग जाती है और वो जानना चाहता है कि आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके पिता की जान चली गई। उस शख्स का बेटा विकी यानी विवेक ओबरॉय नक्शे में छिपे रहस्य को जानने के लिए मुश्किल रास्तों पर निकल पड़ता है, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं। वो अनचाही मुसीबतों में फंस जाता है। विकी का भाई वीर यानी सनी देओल उसे इस खतरनाक मिशन से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन विकी को ये मंजूर नहीं और उसे नक्शे का राज हर हाल में जानना है। किसी तरह वीर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एक रोमांचक टीवी शो के लिए रिया यानी समीरा रेड्डी इन दोनों के साथ चल पड़ती है। अब ये तीनों उस नक्शे का राज जान पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए देखनी होगी फिल्म नक्शा। फिल्म की शूटिंग भारत के साथ साथ थाईलैंड और न्यूजीलैंड में की गई है। फिल्म में सनी देओल और विवेक ओबरॉय के अलावा समीरा रेड्डी भी एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं। पूरी करने के लिए महाभारत के युद्ध की जरूरत है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो हमसे छुप सके। रास्ता चाहे धरती थे, आसमान, नदी या तूफान। फिल्म की कहानी लीक से हटकर जरूर है, लेकिन दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं ये कह पाना मुश्किल है। कपिल गंभीर, S1। और पिछले 4 दशक से संगीत प्रेमियों की खास पसंद आशा भोसले आज अपने जीवन के 73 साल पूरे करके 74वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। हेलन से लेकर उर्मिला तक को अपनी आवाज से नवाज चुकी आशा ताई का गला आज भी उतना ही सुरीला है जितना उनके करियर के शुरुआती दिनों में था। उम्र के इस ढलते मोड़ पर भी वो दिल से जवां हैं और उनकी ये ताजगी उनके गीतों में
साफ झलकती है। और कैसे मना रहे हैं मुंबई में उनके आशा जी की आवाज के प्रेमी उनका जन्मदिन, ये जानने के लिए अंधेरी मुंबई में हमारे संवाददाता हैं निखिल आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनके आवाज के प्रेमी मना रहे हैं उनका जन्मदिन। जी, यहाँ पर जो उनके फैंस हैं निश्चित तौर पे वो बेहद खुश हैं और उनका जन्मदिन मनाने की जगह जगह पर तैयारियां की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके आवास पर, उनके निवास पर ही इस तरह की तैयारियां की जा रही हो। जो भी उनके प्रशंसक हैं जगह जगह पर उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि हर जगह पर उनके प्रशंसक मिल गए हैं। अभी हम यहाँ अंधेरी वेस्ट में एड लैब्स के पास खड़े हुए हैं, सिनेमा हॉल से मल्टीप्लेक्स है। यहाँ पे इनके कुछ प्रशंसक हमारे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि कैसा लगता है उनको आशा जी का संगीत। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, आप बताइए आशा जी का संगीत के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। उनका संगीत, शी इज़ वेरी स्वीट इन सिंगिंग। इतना तो पता है कि वो लता मंगेशकर की बहन है और उनके सॉन्ग्स कितने फेमस है। वो रिमिक्सेस भी करती है, सिंपल सॉन्ग्स भी करती है। इतना कॉमन नहीं है मतलब लता मंगेशकर जी से। उनके सॉन्ग्स झुमका गिरा रे, दिल तो पागल है एंड मैनी मोर, इट्स टू फेमस। सो वी आर वेरी proud that we have got आशा जी with us। आप कुछ बताएंगे? लता मंगेशकर, आशा भोसले बहुत अच्छी सिंगर है। उनका हर सॉन्ग अच्छा रहता है, हर सॉन्ग दिल को छू जाता है। हर सैड मोमेंट को वो हैप्पीनेस बना देती है। हम बहुत अच्छे, हम उसके फ्रेंड्स हैं आशा भोसले के। आप बताएंगे? लता मंगेशकर जी की बहन है, जितना कहा उतना कम है। आफ्टर ऑल सब क्वालिटीज मैक्सिमम है उनमें, बहुत अच्छा है, स्वीट है एंड लोग भी काफी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उनके गाने सुनना। या फिर मैक्सिमम एंटरटेनमेंट है और थके हुए लोगों को रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो हो जाती हूँ। लेकिन आपके जरिए इन युवा वर्ग से जानना चाहेंगे, अब 3 लोग खड़े हैं वहाँ पर, कि क्या पुरानी आवाज उनको, आशा जी के पुराने फिल्मों के गीत क्या उतने ही पसंद है जितने आज, क्या रीमिक्सेस पर भी वो बहुत ज्यादा जोर देते सुनना पसंद करते हैं? जी, हम उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि अभी उनके रीमिक्सेस भी तमाम आ गए हैं, 4 दशकों से वो गाने गा रही हैं। तो आपको पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं या रीमिक्सेस ही आज के? पुराने कुछ हद तक अच्छे लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम आई लाइक न्यू सॉन्ग्स। अच्छा, ये आपका पर्सनल आप बताएंगे? नहीं, पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कुछ बता सकते हैं? पुराने गाने वो झुमका गिरा रहे वो सब, वो तो क्लासो एकदम बहुत अच्छे लगते थे उस वक्त के गाने। इस वक्त में जो रिमिक्सेस हो गया है वो सॉन्ग्स को सूट नहीं करता है। उनकी आवाज़ फिर भी वैसी है कि गानों को वो प्रिफर करती है, पर लेकिन इतना नहीं। आपको उनके पुराने भी अच्छे लगते हैं, रिमिक्स भी अच्छा लगता है। रिमिक्स में सबसे ज़्यादा झुमका गिरा रहे अच्छा लगता है, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने गाया है, बहुत अच्छी तरह से उसको पेश किया है। यानी नया पुराना आपको दोनों अच्छा लगता है? हाँ, वो दोनों अच्छा लगता है। ये आपकी अपनी पसंद है लोगों की, कुछ को नया अच्छा लगता है, कुछ को पुराना अच्छा लगता है। हालांकि आशा जी का संगीत ऐसे है कि उनको ये भी लोग कह रहे हैं कि उनको नया और पुराना जो कुछ भी आशा जी ने गाया है वो अच्छा लगता है। लेकिन और किसी तरह से कोई और किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है मुंबई में उनका, खासतौर पर अगर बात करें मुंबई की, तो कैसे उनका जन्मदिन दिवस को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी सेलिब्रेट करने की हम बात बताएं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने उनके लिए बड़े बड़े केक्स की लाए गए हैं। कुछ हमारे जानने वाले लोग भी हैं जो उनके लिए आज खास तौर पर उनके लिए केक लेकर के आए हैं। हालांकि वो आशा भोसले वहां पर नहीं होंगी, बावजूद उसके उनके विशेष तरह के गाने बजाए जाएंगे और वो केक से काटेंगे। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कुछ लोग हैं जो वहां पर जाएंगे जहाँ आशा भोसले होंगी उनके घर पे, और फिर वो बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह से वो सेलिब्रेशन होगा, पार्टीज होंगी। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो छोटे फैंस हैं उनके, बल्कि कहना चाहिए कि जो फैंस हैं अलग अलग जगहों पर, वो उसके बारे में वो सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और विशेष तौर पर उनके लिए सेलिब्रेशन में जो उनके गाने हैं, रिमिक्सेस हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, नए सॉन्ग्स हैं, वो सारे इस अवसर पर बजाए जाएंगे। और कुछ ट्रिब्यूट उनको पे करते हुए, कुछ म्यूजिकल ट्रिब्यूट पे करते हुए भी आशा भोसले के गाने गाए जाएंगे। ये अभी तक हमारे पास ऐसी जानकारी आई है। रिचा जी, और कहीं पर किसी तरह का कोई कंसर्ट वगैरह भी कोई आयोजित किया जा रहा है? जी, कंसर्ट की बात हमने बताया, यहाँ पर कुछ जगहों पर कंसर्ट आयोजित किया जा रहा है और उसके बारे में भी लोग बता रहे हैं। हालांकि ये भी बात अभी तक हमारे पास सुनने में आई थी कि आशा भोसले भी शायद किसी कंसर्ट में आए, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। और लेकिन तमाम सारे लोग हैं जो अभी उभरते हुए सिंगर्स हैं या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, वो इस तरह के कंसर्ट आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज मुंबई की शाम जो है वो आशा भोसले के नाम होगी। जी निखिल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
ये थे हमारे संवाददाता निखिल जो हमें बता रहे थे कि मुंबई में आशा जी के आवाज के प्रेमी किस तरह से उनका जन्म दिवस को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिलहाल हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।